आपका मूवमेंट काफी चर्चा में रहा, युवा हिंदुस्तान जिसे हम कहते हैं ना, यंग लोगों के साथ आपने मिलकर एक युवा शक्ति को प्रेरित किया। लेकिन आज का जो युवा है, जो हम कहीं ना कहीं उनमें एक अनरेस्ट देख रहे हैं, एक परेशानी देख रहे हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे किसी भी मसले को, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा कुछ पाने की कोशिश है। तो आपको लगता है कि आपका वो जो मूवमेंट था वो कितना सहायक रहा? देखिए, वो युवा हिंदुस्तानी जो हमारा मूवमेंट है, वो यही था कि हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को देश की मुख्य धारा में हम उनको जोड़ें। और युवा जो है, युवाओं में बहुत एनर्जी होती है, जोश होता है, कुछ कर दिखाने की एक तमन्ना होती है। तो इम्पेशेंस भी लाजमी, कुछ ना कुछ इम्पेशेंस भी होगी। लेकिन किस तरह से मैं यही उनको मार्गदर्शन करना चाहता हूँ कि हम हमेशा ये नहीं देखें कि कोई हमारे लिए कुछ करेगा। जिस तरह का हिंदुस्तान हम चाहते हैं, जिस तरह का हम देश चाहते हैं, अपने सपनों का भारत हम चाहते हैं, हम उसके लिए हम काम करें। जिस समय हमारे देश को आजादी की जरूरत थी, उस समय के युवाओं ने, उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया। तो आज जो युवाओं की समस्याएं हैं, युवाओं को अपने आप को मजबूत समझना चाहिए और युवाओं को कभी भी हमेशा जो है उत्साहित रहकर और अपना जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए। और इसमें युवाओं को जोड़ने के लिए आजकल हम राहुल गांधी जी भी बहुत पूरे देश के अंदर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। युवाओं को राजनीति से जोड़ें, और राजनीति से जुड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि चुनाव लड़ना, लेकिन अपने विचारों को, जो भी वो चाहते हैं, तो वो राजनीति के माध्यम से उनको हासिल करना। तो उसमें जरूरी नहीं कि आप चुनाव लड़ें, लेकिन आप जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी आप मदद कर सकते हैं। जो सरकार में लोग हैं उनको आप सुझाव दे सकते हैं, उनकी आप निंदा भी कर सकते हैं, आप अच्छे सुझाव भी दे सकते हैं। तो अपने आप को जो देश की मुख्य धारा है उसे जोड़ करके, उससे जुड़ करके हम काम करें, जिससे खुद का भी अच्छा हो और लोगों के लिए भी अच्छा हो। नवीन जी, आपके लिए कहा गया कि आप कन्वीनर भी रहे जेल रिफॉर्म कमेटी के, और जेलों का हाल आप सब बखूबी जानते हैं। दिल्ली की बात छोड़ दें, दिल्ली के बाहर के इलाकों की बात करें, क्या चिंताएं आपको नजर आई? मैं समझता हूँ कि पहले तो जो हमारे जो न्याय प्रणाली है उसमें बहुत समय बहुत लग जाता है। तो बहुत से, जब हम जेलों में गए, बहुत से अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो है उसके अंदर रहते हैं, जिस कई बार बहुत समय लग जाता है किसी भी केस को डिसाइड होने में। दूसरा, तो उसमें ज्यादा भीड़ होने के कारण जो सुविधाएं अगर 1000 लोगों के लिए हैं किसी जेल में, और 1000 की जगह अगर वहां 2000 लोग हैं या 3000 लोग हैं, तो भीड़ होने के कारण तो काफी चीजों जो है उनको काफी तकलीफ उस कारण से होती है। और दूसरा ये है कि जेलों में कई जगह बहुत से युवा भी होते हैं, तो वो अपना समय एक तरह से अगर वो समय अगर बेहतर इस्तेमाल करें, अगर उनको कुछ सिखाया जाए, स्किल डेवलपमेंट की जाए, अच्छे ढंग से की जाए, ताकि वो जो समय है उनका, वो अपना व्यर्थ ना बिता करके वो उसमें कुछ ना कुछ सीखें, ताकि जेल से बाहर निकलने के बाद वो अपने पांव पे खड़े हो सकें, ताकि जेल में वो बल्कि कुछ अच्छा सीखे, ना कि गलत सीखे जाएं। तो हमने अपनी रिपोर्ट दी है और मैं आशा करूंगा कि सरकार जो है उनको रिपोर्ट्स को लेगी। सरकार, केंद्रीय सरकार भी, और ज्यादा जिम्मेदारी जो है जो राज्य सरकारें हैं उनकी बनती है। लेकिन बहुत से जेलों में हमने काफी अच्छा काम हो रहा है, उसको भी देखा और उसको सराहा भी हमने। जनसंख्या नियंत्रण पर लेख भी आप काफी लिख रहे हैं। आबादी क्या वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है? समीना जी, मैं इसको बात को मानता हूँ कि आज जो हमारी आबादी है इसमें अधिकतर आबादी युवाओं की है। ये हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन अगर हम इस ताकत को ठीक से इस्तेमाल करें तभी ये ताकत है। आज अगर जैसे आपने कहा कि हम युवाओं को रोजगार दें, उन्हें अगर हम मौका दें कि वो देश के प्रति अपना योगदान कर सकें, तो ये युवा एक बहुत बड़ी ताकत होंगे। अगर उनको अच्छी शिक्षा दें, शुरू से अच्छी शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें, ताकि वो अपने पांव पे खड़े हो सकें। और अगर हमने उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी, उनको हम रोजगार नहीं दे सके, उनको अगर हम देश के प्रति योगदान देने का मौका अगर हम नहीं दे सके, तो फिर जो है ये अपना जो यौवन है वो अपना व्यर्थ ही गवा देंगे। और ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। आज से 25-30 साल के बाद हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या बुजुर्ग भी हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए ये इतिहास हमें इस बात को बताता है कि जिस भी देश ने विश्व में तरक्की की,
वो उस समय तरक्की की जब उनकी युवाओं की संख्या सबसे अधिक थी। तो हम अपने स्वर्णिम दौर से हम गुजर रहे हैं, तो हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना है। और जो हमारी जनसंख्या, आज हम लगभग 120 के करीब है हमारे देश की जनसंख्या, और आने वाले समय में अगर इसी तरह से हम बढ़ते रहे तो अगले 20 सालों में हमारी जनसंख्या चाइना से बढ़कर हम विश्व में नंबर 1 पे आ जाएंगे। लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी इलिटरेसी है, जो भुखमरी है, जो कुपोषण की समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, तो मैं समझता हूं कि उसको भी हमें अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। देश के लिए तो एक समस्या है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि जो परिवार हम देखते हैं, हर रोज हम अनुभव करते हैं कि जिस परिवार में 1 या 2 बच्चे होते हैं, वो परिवार ज्यादा खुशहाल है। वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश भी देते हैं, अच्छी शिक्षा भी देते हैं, समय भी बिताते हैं। और जब 7-8 बच्चे हैं तो वो जो है परिवार और ज्यादा गरीबी की तरह बिखर जाते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है। और जब हम लोगों से बात करते हैं तो बहुत सी बार जो है अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण, या परिवार नियोजन सुविधाओं की उपलब्ध ना होने के कारण जो है वो ज्यादा बच्चे कर लेते हैं, या लड़के के मोह में कि हमारी जो है बेटा नहीं है, हाँ। कि बुढ़ापे में बेटा जो है हमारा सहारा बनेगा। तो उसके लिए मैंने सरकार को भी मैंने लिखा है, और कि अगर हम सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म अगर हम उसको मजबूत करें, अगर जो लोग परिवार नियोजन करते हैं 1 बच्चे के बाद, ये डिबेट का विषय है कि इस पे चर्चा के बाद हम इसकी स्कीम्स को फाइनलाइज करें। और उसके बाद अगर 1 लाख रुपए, मैंने तो ये कहा है उस सुझाव में कि अगर 2 बच्चों के बाद परिवार नियोजन कर लेते हैं तो 1 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में रखा जाए, जो कि 20 साल के बाद करीब 15-16 लाख रुपए हो जाएगा। उस 15-16 लाख रुपए से उनको हर महीने 10,000 रुपए की उनको पेंशन मिल सकती है। 10,000 रुपए महीने में एक गरीब परिवार जो अपना अच्छा से गुजर बसर कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ हम स्कीम्स करेंगे। शिक्षा के द्वारा हम इंश्योर करें कि हम अपनी बेटियों की शादी 18 साल से कम पे ना करें, उनको कम से कम जो है 12वीं तक उन्हें पढ़ाएं। पहला बच्चा जो है 20 साल के बाद हो, पहले और दूसरे बच्चे में कम से कम 3-4 साल का अंतर हो। तो इस तरह के स्कीम्स करने के बाद तो जो हम अपनी जनसंख्या को भी हम स्थिरीकरण कर सकेंगे, और परिवारों में, क्योंकि छोटा परिवार होगा, खुशहाल परिवार होगा, और खुशहाल परिवारों से ही पूरे देश में खुशहाली आ सकती है। बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन जब ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे तो हम नवीन जी से जानने की कोशिश करेंगे कि कन्या शिक्षा या उनके बचपन की मीठी यादें हैं, कैसी रही वो यादें, क्या वो आज भी याद आती हैं। हाजिर होते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका आज सवेरे। आज सवेरे में आपका एक बार फिर स्वागत है, और आज हमारे साथ हैं एक युवा ब्रिगेड के नेता नवीन जिंदल जी। नवीन जी, खास तौर पर अगर लड़कियों की शिक्षा की बात करें और हरियाणा की बात करें, वहां पर आप ये लड़कियों की शिक्षा कैसे लेते हैं? मैंने ऐसा सुना है कि जो आपको संसद द्वारा जो वेतन मिलता है आप वहाँ उन बच्चों की शिक्षा में दे देते हैं। देखिए, हरियाणा सरकार ने, हमारी सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, और अलग अलग इंसेंटिव्स भी पढ़ाई के लिए जो है इंसेंटिव भी दे रहे हैं। हर महीने जो है 200 रुपए का इंसेंटिव भी मिलता है, जिससे कि परिवार को एक एनकरेजमेंट मिले कि हमें बच्चों को जरूर हमें पढ़ाना है। और एक ये कहावत है हमारे यहाँ हरियाणा में कि जब एक बेटी हमारी पढ़ती है तो उसे एक नहीं बल्कि 2-2 परिवार उससे शिक्षित होते हैं, कि जो के माँ बाप का परिवार है वो, और जब ब्याह के जब बेटी जाती है अपने घर में तो उनका परिवार भी शिक्षित होता है। तो इसलिए लड़कियों की शिक्षा के ऊपर हरियाणा में अब हमारी सरकार खास उसमें ध्यान दे रही है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसके ऊपर हम देखेंगे कि बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट भी आएगी। नवीन जी, फीमेल फिटिसाइड की बात करूं मैं तो हरियाणा का काफी नाम रहा है इस मामले को लेकर, कन्या भ्रूण हत्या को लेकर। अवेयरनेस कार्यक्रम चले, जागरूकता अभियान चले, बहुत कुछ समझाया गया। अब फिलहाल आप वहाँ किस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं, खासकर अगर हम इसी की बात करें? देखिए समीना जी, जब हम इसके बारे में जब सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें भी बहुत इस बात का बहुत दुख होता है।
और इसके लिए काफ़ी प्रचार भी किया है, काफ़ी स्कीम्स भी हमारी सरकार ने निकाली हैं कि किस तरह से लोगों को एनकरेज किया जाए। बल्कि जब दूसरी बेटी होती है तो हम उसमें एक लाडली स्कीम भी चलाई है हरियाणा सरकार ने। तो इसमें काफ़ी प्रयास, सभी लोग इसमें मिलकर के प्रयास कर रहे हैं और इसमें काफ़ी सफलता भी मिली है। तो और मैं तो हमेशा हर जगह जहाँ जहाँ जाता हूँ बोलता हूँ कि बेटियाँ जो है घर के अंदर वो देवी का रूप होती हैं, लक्ष्मी का रूप होती हैं। अगर जहाँ पर बेटियों का हम सम्मान नहीं करेंगे उस घर में कभी भी लक्ष्मी का, देवी का वास नहीं हो सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ लोग, जैसे मैंने कहा कि लड़के की आस में वो जो है करते रहते हैं और जब फिर उसके बाद वो इस तरह के कदम उठाते हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए और निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है कि इस तरह का कभी भी कोई भी जो है कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो। तो इसके लिए हम सबका ये फर्ज कि इस पे हम लोगों को निरंतर अवेयरनेस करते रहें। फर्क आया है जी बिल्कुल हरियाणा की अगर हम बात। अब अगर आपके थोड़े से लाइटर मोमेंट्स की तरफ चलें, बचपन की तरफ आपको ले चलूं मैं। बचपन बड़ा यादगार बचपन होता है, छोटी छोटी सी बातें याद होती हैं। ऐसी कोई खट्टी मीठी शरारतें जो अब आपको याद आती हो? आपने कहा इतनी बातें इतनी होती हैं, लेकिन वो छोटी मोटी बातें होती हैं तो उसको इतना अभी कोई ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन बचपन मेरा हिसार में भी था और उस समय ना तो टीवी होता था, कंप्यूटर की तो आप बात ही छोड़ दें। तो हम तो सारे दिन जो है बाहर धूप में खेलते रहते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे, कभी पाँव में जो है कांटा लग जाता था, कभी हम चिड़िया पकड़ते थे, कभी चिड़ियों के अंडे देखते थे, अलग अलग चिड़ियों के किस तरह के अंडे होते हैं। तो इस तरह से हम ज्यादातर जो है आउटडोर्स, और मुझे हमेशा से स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। तो बचपन से घुड़सवारी का, मुझे जानवरों का बहुत शौक था। कभी कबूतर मैं पालता था, तो मेरे पास करीब 100-125 सफेद रंग बिरंगे कबूतर थे और मैं एक एक कबूतर को मैं नाम से मतलब जानता था, एक एक को पहचानता था। तो बाद में जो है मेरे पेरेंट्स इतना परेशान हो गए क्योंकि मैं पढ़ता नहीं था। मैं तो वहां पे जाकर कबूतरों के बीच में जाके बैठ जाता था, उनके जोड़े बनाता रहता था, उन्हें उड़ाता रहता था। तो उन्हें बाद में मुझे बहुत समझा बुझा करके कबूतरों को फिर वहां से हटवाया। जैसे आपने अभी घुड़सवारी की बात की थी, कहीं हमने पढ़ा था कि जब आपका 6th जो आपका बर्थडे प्रेजेंट था वो एक बहुत शानदार नस्ल का एक घोड़ा आपको आपके पिताजी ने दिया था और मेरे ख्याल से तभी शायद आपका पोलो की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा और फिर आपने एक अच्छा खासा मकाम वहां बनाया। जी, मेरे पिताजी को खुद भी शौक था, तो उन्होंने उस समय कहा जरूर होगा कि मेरे लिए आ रहा है, लेकिन सवारी अक्सर वो ही करते थे। तो मैं बचपन से देखता था कि वो सुबह जो है घोड़े पे बैठ करके घूमने के लिए जाते थे और जब वो वापस आ जाते तो कभी कभी मैं भी उसके ऊपर फिर मैं बैठ जाता था। तो बचपन से मुझे बहुत लगाव रहा। लेकिन जब मैं दिल्ली आया तो मैं खाली घुड़सवारी तो करता था, लेकिन मैंने देखा लोगों को यहाँ पोलो खेलते हुए, तो मैंने भी ट्राई किया। तो उसमें इतना आनंद आया, इतना अच्छा लगा। तो फिर उसमें जो है काफी साल मुझे पोलो खेलने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खेल तो मैंने बहुत खेले हैं, लेकिन जब घुड़सवारी जब पोलो खेलते हैं तो उसमें इतना कुछ हो रहा होता है कि और कुछ उसमें मालूम नहीं होता। जब शूटिंग कर रहा होता तब कोई ना कोई ख्याल दिमाग में आ जाता है, लेकिन जब पोलो खेल रहे होते हैं इतना कुछ हो रहा होता है, इतनी स्पीड में इतना कुछ, उसमें और कुछ जिंदगी में क्या हो रहा है और कुछ गेम के बाहर कौन है कौन बैठ, कुछ नहीं पता लगता। वो सिर्फ गेम के अंदर आदमी का ध्यान रहता है। और पता नहीं क्यों पोलो मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल काम लगता है, जो एक बैलेंस का काम है। कैसे लोग कर पाते हैं ये एक बहुत बड़ी बात है और आप इसमें माहिर हैं। ये हम आपकी भी खुशनसीबी और हमारी भी खुशनसीबी कि हम आपको रूबरू देख पा रहे हैं।